हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं काफ़ी मज़ेदार है। बहुत बच्चे लोगों को परेशान भी लगता है क्योंकि समझ में कम आता है, क्योंकि ट्रिकी थोड़ा ज़्यादा है। कुछ बच्चे जो भी होंगे जो 12th पास आउट है, मतलब ड्रॉपर है, वो भी वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं बताने वाला हूँ, वो सुनेंगे, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि बेसिकली इक्विलिब्रियम तो हम लोग जान चुके होंगे कि इक्विलिब्रियम आखिरकार क्या होता है, लेकिन फिर भी हम लोग बात करते जाएंगे और समझाते जाएंगे। इन सॉल्यूशन जो पहली बार पढ़ रहे हैं, मतलब 11th क्लास में, और जो हमारी वीडियो देखते आ रहे हैं, उन्हें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो बच्चे न्यू होते हैं, न्यू आते हैं, न्यू पहली बार टॉपिक यहाँ से पढ़ते हैं, या फिर जो बच्चे पास आउट होते हैं, उनको टॉपिक दिक्कतदार होता है, समझ में भी कम आता है, लेकिन फिर भी वो बार बार कोशिश करते हैं, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता है। उसी से इम्पोर्टेंट एक अनाउंसमेंट, अगर तुम रियली में चाहते हो कि टॉपिक तुम समझो अच्छे से, तो बेटा एक बात मान लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो इसके बाद दूसरी बात तीसरी, कई बार कई जगह वीडियो देखते रहोगे, कई जगह पढ़ते रहोगे, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इतना मेरा एक्सपीरियंस, इतने सालों से मैं स्टूडेंट टीच कर रहा हूँ, और मतलब बहुत स्टूडेंट टीच करे हैं, तो मुझे इसके बारे में पता है। और खुद ने भी, मैंने भी आईआईटी की प्रिपरेशन करी है, सीबीएसई मेरा बोर्ड था, केंद्रीय विद्यालय, तो वहाँ से मुझे पता है कि आखिरकार कैसे क्या पढ़ाई होनी है। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, सबसे पहले तुम अपना माइंड एम्प्टी करो। तुम करो कि एम्प्टी माइंड कैसे, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए अनाउंसमेंट है, उनके लिए अच्छी ये बात है कि एम्प्टी माइंड ऐसा करो कि जो भी तुम्हारे दिमाग में इस टॉपिक से रिलेटेड हो वो सब भूल जाओ। कहो भूलना मतलब कैसे है कि जो मैं बोलता हूँ उसको फॉलो करना, अपना एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाना, अपना एक्स्ट्रा दिमाग एंडिंग में लगा लेना, तो तुम्हें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। लेकिन पहली बार तो सबसे पहले अपना माइंड बिल्कुल एम्प्टी रखो, मतलब खाली रखो। जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को सुनते जाओ, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि किसी बच्चे को कोई टॉपिक ढंग से समझा देना, यही मेरा रहता है। जो मैं समझाता जाऊँ उसको पहले इंसर्ट करते जाना, फिर बाद में सोचना कि आगे का प्रोसेसिंग करना कि तुम्हें ये सही है गलत है। लेकिन पहली बार दिमाग में बिल्कुल इतना रखना कि लोग सब सुनते जाना है। आयनिक इक्विलिब्रियम, दोनों टॉपिक को हम, दोनों वर्ड को हम तोड़ते हैं। देखो, आयनिक, आयनिक बना आयन से, और आयन्स होते हैं सिर्फ दो, एक कैटाइंस, एक एनाइंस। अपना आगे आगे दिमाग का ना लगाना, ना आगे आगे भागने की कोशिश करना, जितना मैं समझाता रहा हूँ उतना समझते जाओ। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वो स्टेट है, क्या है इक्विलिब्रियम? वो स्टेट है जब किसी कंसंट्रेशन टेम्परेचर, प्रेशर किसी रिएक्शन में चेंज नहीं होता, मतलब वहाँ चेंज तुम्हें देखने को नहीं मिलता है। उस स्टेट को किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी प्रोसेस में हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इतनी सी सिंपल सी बात क्लियर हो गई है। दो बातें हमें अब याद रखनी है। पहले हम आखिरकार इक्विलिब्रियम किसके लिए पढ़े? सिंपल सी रिएक्शंस के लिए, जैसे जहाँ गैस से एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट था। बेसिकली तुमने अभी जो इक्विलिब्रियम पहले पढ़ा है, इतना जितनी वीडियो अपलोड कर सको उसमें देखा होगा, जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़ लिए होंगे, तो उन्होंने देखा कि बेसिकली हमने वहाँ गैसेस के रिलेटेड बात करी है, तो इसलिए हमने वहाँ केपी लिया था, एन के सी मतलब मोलर कंसनट्रेशन, और हमने लिया था प्रेशर वाला। लेकिन अब यहाँ हम लोग आयंस के बारे में बात करने और बेसिकली करने वाले सॉल्यूशन की, क्योंकि सारी रिएक्शन तो ऐसे तो है नहीं कि गैसेस फॉर्म में इन सब में होती रहे हैं। कुछ रिएक्शन, जैसे ज़्यादा रिएक्शन सॉल्यूशन में होते हैं। जैसे अगर तुमने कभी भी लैब के दर्शन किए हों तो तुमने देखा होगा एक सिंपल टेस्ट ट्यूब रहता है, उसमें हम लोग ढेर सारे रिएक्शन करते रहते हैं, मतलब सॉल्यूशन में ही रिएक्शन करते हैं। बेसिकली हम लोग सॉल्यूशन में ही रिएक्शन ज़्यादा देखेंगे तो समझ पाते हैं। इसलिए जो पहले वाला इक्विलिब्रियम हम लोगों को ज़्यादा दुखदायक होता है कि हमें समझ में कम आता है। चलो, तो फराडे नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, माइकल फैराडे। उन्होंने क्या किया कि जितने भी दुनिया में सब्सटेंस हैं, जितने भी दुनिया में सब्सटेंस हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मतलब जितने भी तुमने सब्सटेंस देख रखे हैं, जितने भी हैं, जितने तुम सोच सकते हो, वो सब क्या है, दो में डिवाइड कर दी। एक को उन्होंने बोला इलेक्ट्रोलाइट, और एक को बोला नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
जैसे हम लोगों ने इस दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग हैं, हमने 3 कैटेगरी डिवाइड किया कि नहीं? मैन, वुमेन और टिकटॉकर। टिकटॉकर मतलब बीच वाले। तो सब बेसिकली सब्सटेंस को भी उन्होंने क्या 2 कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये जो पेन तुम देख रहे हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट होगा या नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने कहा अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि अब बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन लिखो। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइट समझा कि इलेक्ट्रोलाइट कहते किसे हैं। तो नोट साथ में बनाते जाओगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो बाद में दुख ज़्यादा होगा कोई चीज़ समझने में। जो मेरा एक्सपीरियंस जितने मैंने टीच किए हैं, मैंने ऐसा नहीं कि मैं हमेशा मतलब जनरल में टॉपर ही टीच कर रहा हूँ। मैंने ऐसे बच्चे टीच किए हैं जो 40-50 के बीच उनकी परसेंटेज आती थी और बोर्ड में उनकी 90 के पास आती, 90 अब भी आती, 90 के पास आती है। तो मैंने ऐसे स्टूडेंट टीच करे हैं। तो मुझे इन सब का एक्सपीरियंस ज़्यादा है और पता भी ज़्यादा है कि आखिरकार कैसे क्या किसको कैसे हैंडल करना पड़ता है। और जो देख रहे हो ना, अब यहाँ तक मज़ा आता जा रहा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दिया करो। हम बेसिकली इसलिए शेयर नहीं करते ताकि देखो शेयरिंग से होता है कि शायद जो चीज़ तुम्हारे लिए यूज़फुल ना हो, शायद तो तुम्हारे फ्रेंड या किसी ना किसी के लिए यूज़फुल हो। मेरा मतलब यही रहता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। क्या करनी है? हमें एक दूसरे की हेल्प करते जाना है। शायद ये वाला टॉपिक तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो, शायद उसका इसी टॉपिक से कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो मुझे लगता है कि कितना अच्छा हेल्पफुल होगा, तुम्हें ज़िंदगी भर तुम्हें याद करेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं आखिर इलेक्ट्रोलाइट बोलते कैसे हैं, तो डेफिनेशन लिखो। तो सिंपल से हमने क्या डेफिनेशन लिखी है? सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट एंड और इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्वियस सॉल्यूशन। बच्चे इन्हीं 2 वर्ड में परेशान रहते हैं, मोल्टन और एक्वियस सॉल्यूशन। अभी मैं बताता हूँ इनके दोनों का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोलाइट जनरली जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में एसिड, बेस एंड सॉल्ट आता है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट मतलब जितने भी एसिड, बेस एंड सॉल्ट तुमने देख रखे हैं वो सब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। बच्चे सॉलिड में सिर्फ जो घर में नमक खाते हैं उसी को सॉलिड समझते हैं। यहाँ सारे डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि सॉलिड कई प्रकार के होते हैं और कई होते हैं। जो तुम अपने घर में नमक खाते हो वो एक प्रकार का सॉल्ट है, वो इस फैमिली का एक मेंबर है, ना कि पूरी फैमिली है। तो हम समझते हैं कि इनका मोल्टन स्टेट क्या होती है। देखो आखिरकार जो मोल्टन वर्ड बना है, सबसे पहले समझोगे आखिरकार मोल्टन का मतलब होता क्या है। देखो जो मोल्टन बना है वो मेल्ट से बना है। मेल्ट मतलब किसी चीज़ का पिघलना। जैसे मान लो तुम NaOH मतलब तुम कुछ भी ले लो, जैसे कोई भी, जैसे मान लो हमने ए सिस्टम ए ले लिया पेन, इसको हम क्या कर दें? मोल्ट कर दें, मतलब इसे पिघला दें। पिघलने के बाद जो उसका मतलब लिक्विड में आ जाएगा ना, पिघलने के बाद बेसिकली लिक्विड में आएगा। जो लिक्विड है पिघलने के बाद, तो पिघला हुआ लिक्विड है, उसी को हम बोलते हैं मोल्टन, उसी को कहते हैं मोल्टन। अब जो दूसरा है एक एक्वियस, आखिरकार हम लोग एक्वियस किसे कहते हैं? एक्वियस सॉल्यूशन। देखो तुम लोगों ने एक्वियस सुना रखा हो, जैसे कभी एक्वागार्ड सुना है? एक्वाटिक एनिमल सुना होगा, एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। तो जहाँ एक्वस आता है इसका मतलब वहाँ है रिलेटेड वाटर से, मतलब वो सॉल्यूशन जो जिसमें वाटर हो। मतलब जैसे मान लो हम सिंपल सा क्या ले लेते हैं, एक गिलास ले लेते हैं और इसमें हम NaOH मतलब नमक मिला देते हैं। तो ये क्या है, ये तुम्हारे पास बनेगा। जैसे मान लो इसे तुम नमक का पानी बोलोगे या फिर चीनी मिलाओ चीनी, तो उसे हम बोलेंगे क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन किसका? NaOH का। यहाँ तक क्लियर हो गई बात है। बेसिकली 3 एग्जाम्पल हैं। अब हमारे पास दूसरा आ रही डेफिनेशन, वो क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कि आखिरकार नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? अगर मैं इसे एक लाइन में बोलना चाहूँ तो मैं सिंपल सा क्या कहूँगा, जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। देखो आखिरकार जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मतलब उनमें से अगर ऐसा रहा, तुम यहाँ तार डालोगे, यहाँ करंट लग जाएगा, ये होता है इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही मोल्टन स्टेट में और ना ही सॉल्यूशन स्टेट में। तो डेफिनेशन लिख लो। इसमें तुम्हें कुछ समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ जाओगे इतना अगर पीछे समझ गया होगा। देखो, एक स्टूडेंट को जब पहली बार पढ़ता है तो बहुत कुछ नहीं पता होता है, और जो स्टूडेंट पढ़ चुका होता है पहली बार, उसे बहुत कुछ गलत पता होता है, और दोनों स्थिति बहुत ख़राब होती हैं। तो हमें सही चीज़ अच्छे तरीके से पढ़नी है बस। देखो, आ सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बस उसका अपोजिट कर दिया, तो इसमें कुछ बड़ी समझाने वाली बात नहीं है। इसमें तुम लिख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल अगर बोलें तो शुगर हो गया, यूरिया हो गया है, ग्लिसरीन, एक्सेट्रा बहुत कुछ है। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गए हैं। अब तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। अभी बेसिकली हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा है। अब जैसे अब हम सिंपली बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। नॉन इलेक्ट्रोलाइट अपने काम का नहीं, हमें सिर्फ बेसिकली पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। जैसे इलेक्ट्रोलाइट जब भी मैं बोलूँ तो तुम्हें सबसे पहले दिमाग में अपना सोच लेना कि NaCl, क्योंकि हम लोग इसकी हेल्प से जल्दी इमेजिन कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ हमें दिमाग में पहले से सेट हो, उससे रिलेटेड हम जल्दी दिमाग में सेट कर लेते हैं। जैसे NaCl सोच लेना या फिर HCl सोच लेना, मतलब सोच तो तुम कुछ भी सकते हो, लेकिन हमारे दिमाग में ज़्यादा आता है क्योंकि NaCl बेसिकली हम नमक घर पे खाते हैं, तो हमारे दिमाग में जल्दी इमेजिन हो पाता है। और मैं ऐसा चाहता हूँ केमिस्ट्री में पढ़ाऊँ तो तुम्हें पूरी जगह केमिस्ट्री ऐसे, तुम नेचर में देखो, तुम्हें लगे कि हाँ यार यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। मेरा पढ़ाने का मकसद है कि तुम नेचर में देखो कि यार कि हाँ इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके साथ ऐसा, उसके साथ वैसा। मैं इस तरीके से तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, कोई भी टॉपिक हो, मैं इस तरीके से तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। जैसे देखो, हमने लिया एक कांच का गिलास, इसमें हमने पहले से पानी भर रखा था। मतलब क्या है, इसमें पानी पहले भर रखा है, इसमें पानी है। अब हमने क्या किया, हमने इसमें NaCl लिया और डाल दिया। हमने क्या किया है, एक चम्मच से लिया और NaCl इसमें डाल दिया, नमक डाल दिया है। अबे जैसे ही नमक पानी में जाएगा तो आयंस में टूट जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, आयन स्प्लिट, मतलब आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। तो जैसे ही आयंस में स्प्लिट हुआ तो बेसिकली कैटाइंस फॉर्मेशन हो जाएगा और एनाइंस का हो जाएगा फॉर्मेशन। अब कैटाइंस से एनाइंस में कैसे फॉर्म हुआ, इसके ऊपर अपन को पढ़ना है कि आखिरकार जो NaCl था ना, आखिरकार ये पानी में जाके आयंस में टूटा तो किस वजह से टूटा है। क्योंकि साइंस का मतलब होता है क्यों। हमें हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, उसी क्यों का हमें इसमें आंसर मिलेगा। इसके समझने के लिए हमारे पास दो थ्योरी से समझ लो, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम समझेंगे। तो चलो हम लोग उसको बात करते हैं कि पहले, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पहली बार नाम सुन रहे हो, मुझे ही पता है, तो कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तुम 12th क्लास की पूरी स्टार्टिंग फिजिक्स में वही पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और बच्चों को बहुत कठिन लगती है और मुझे वो सबसे आसान और सबसे मज़ेदार लगती है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे मान लो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है ना, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैसे ही दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। Na और Cl, हम जानते हैं कि Na प्लस होता है और Cl नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि आखिरकार इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। R होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और Q मतलब इसका कितना कूलाम चार्ज है। जैसे मान लो 10 कूलाम इसका मानने, -10 कूलाम वो है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतने एप्सिलॉन टी लिखते हैं, वो तो गैस के। देखो बेसिकली ये जो है इतनी कंटेंट, मतलब बेसिकली यही है, ये बताता है नेचर किसका, कि आखिरकार किस मीडियम में है।
जैसे मान लो Na, मुझे पता है थोड़ी कठिनाई हो रही है, दिमाग का इमेजिन नहीं हो पा रहा क्योंकि टॉपिक नया है तो समझने में दिक्कत आएगी। जैसे Na प्लस और Cl में पॉजिटिव और नेगेटिव में हम सब जानते हैं अट्रैक्शन होता है, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में से मोहब्बत बोलता हूँ। इन दोनों के बीच में क्या थी? मोहब्बत। इन दोनों की मोहब्बत की कीमत थी कितनी? 800 न्यूटन। समझे कि नहीं? जैसे ही इन लोगों को क्या किया है, पानी में डाला, जैसे ही पानी में डाला तो पानी किसी की भी मोहब्बत को 1/80 टाइम कम कर देता है। क्या कर देता है? 1/80। मतलब अगर इनकी बाहर 800 थी तो जैसे ही पानी में जाएगा तो इसको 80 से डिवाइड कर दो, मतलब कितना हो जाएगा? 10। अब इन दोनों के बीच में कितनी मोहब्बत बची है? 10 की। और 10 की मोहब्बत मतलब कि हाय हेलो बाय वाली। तो ये आखिरकार जैसे ही पानी में गए तो वैसे ही ये लोग दूर दूर हो जाएंगे। जैसे ही दूर दूर हुए तो अब आ गए आइंस में, मतलब ये अब सिंगल हो गए हैं। प्लस और नेगेटिव आइंस में आ गए तो आइंस में जब कोई सिंगल हो जाता है तो वो फ्री हो जाता है, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आज तुमने कॉल क्यों नहीं किया है, आज मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया है, मेरा बाबू क्या कर रहा है, वो सब नौटंकी बंद है। समझे कि नहीं? तो एक पहली हमने सिंपल सी थ्योरी पढ़ ली। इसमें जो होता है वो होता है जैसे 80, जो पता है अभी बताया ना 80 टाइम कैसे कम कर देता है, वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का। मतलब बेसिकली जो अभी हमने थ्योरी पढ़ रखी है, जो भी कहानी सुनी है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंडेंट थी। अब हमारे पास एक दूसरी थ्योरी है। इतनी अगर समझ में नहीं आई तो कोई परेशान नहीं होना है। क्योंकि 80 जो है वैसे हर किसी का अलग अलग होता है, हर कोई सिस्टम का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। घबराओ नहीं, 12th क्लास में समझ में आ जाएगा। अब हम तुम्हें केमिस्ट्री में समझाते हैं। जैसे देखो, हम बेसिकली यहीं दोबारा आ जाते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है? वाटर है ना, वाटर है। तो जो 80 है ना, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ही ज़्यादा होता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। सॉल्वेंट मतलब जिसमें कोई चीज़ घोली जा रही हो। अब हम दूसरी थ्योरी आते हैं जिसमें थोड़ा आयोनाइजेशन की प्रोसेस की है। वाटर होता है वो H2O से मिलके बना होता है। अगर हम हाइड्रोजन ऐसे ऐसे बनाते हैं तो तुमने जानते हो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। क्या इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इतना कर समझ लो। तो जैसे ही NaCl आया, तुम जानते हो कि NaCl के पास भी, इसको अपन मान लेते हैं लड़का, इसको मान लेते हैं लड़की। हमने मान लिया इतना सा है, तो हमने इनको कुछ ऐसा और ऐसा मान लेते हैं। जैसे ही किस में आए हैं? पानी में। मतलब पहले थे स्कूल टाइम में। जैसे ही कॉलेज में, कॉलेज मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग रहते हैं तो ज़्यादा लाइन मिल जाती है। इसके पास नेगेटिव चार्ज था, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था। और कहानी बनाते हैं, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो मतलब ऐसे चारों तरफ बेसिकली इतने लोग आ जाएंगे तो बेसिकली किसी का ही मन डोलने लगेगा। लड़कों का तो जल्दी डोल जाता है। देखो, इस नेगेटिव ने पता क्या किया है? इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, मतलब इस पॉजिटिव को इस साइड अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी। मतलब ये सब नेगेटिव मिलके इसको अपनी तरफ खींचने लगे। तो और इस नेगेटिव मतलब क्लोरीन को इन पॉजिटिव लोगों ने खींचना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ कहानी ऐसी हुई कि Na प्लस और Cl माइनस, इसको जब तुम इस साइड खींचोगे, इसको जब तुम इस साइड खींचोगे, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग थी, प्यार मोहब्बत अट्रैक्शन था, वो कम हो जाएगा। जैसे ही कम हुआ तो ये इस साइड निकल जाएगा, ये इस साइड निकल जाएगा। तो
इतना आप सिर्फ मतलब बेस नहीं है कि हमेशा साइड ही जाएंगे साइड ही जाएंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आखिरकार इन दोनों के बीच में जैसे ही अट्रैक्शन कम हो जाता है, जैसे ही ब्रेक हो जाते हैं, तो ये लोग फ्री हो जाते हैं पूरे सॉल्यूशन में मूव करने के लिए। और जब ये सॉल्यूशन में मूव करेंगे तो बस फ्री हैं। तो अब इतना कहानी समझ लेना चाहिए। और देखो सुनो, इस थ्योरी को जो तुम पढ़ते हो वो हाइड्रेटेड होती है, मतलब आखिरकार जो आयंस है ना वो क्या हो गए, हाइड्रेटेड। जैसे देखो ये H प्लस था, सॉरी NaCl था ना, ये Na प्लस है। जैसे ही Na प्लस है तो इसके पास कौन से आ जाते हैं, देखो तो जैसे अभी हमने बताया था कि इसके पास ये आ गया था, ये नेगेटिव, तो ये आखिरकार इन सबको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। तो जब ये वाटर किसी के साथ अटैच हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेटेड हो गया है। जैसे देखो हाइड्रेटेड, जैसे तुमने कभी, हाइड्रेटेड मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का ऐड हो जाना, मतलब चिपक जाना। और तुमने कहीं सुना होगा डिहाइड्रेशन, सब कुछ सुनोगे। डिहाइड्रेशन नहीं सुना, जैसे कभी कभार डॉक्टर कहता है कि डिहाइड्रेट हो गया है ना, मतलब कुछ करना पड़े, मतलब पानी वानी, जब पानी की कमी हो जाती है मतलब डिहाइड्रेट, मतलब बॉडी में से पानी सूख जाता है तो हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इतना बेसिकली तुमने समझ लिया होगा। पहली थ्योरी जो थी उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड करता है मीडियम पे। क्या करता है, डिपेंड करता है मीडियम पे। देखो जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, जितनी ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, उतना ज़्यादा उस प्रोसेस में डिज़ोल्व हो जाएगा, उतनी जल्दी उतनी ज़्यादा वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर पाएगा। और दूसरी पढ़ी थी हमने हाइड्रेटेड की, तो एक स्टार बना के लिख लो, तो स्टार बना के लिख लो। स्टार बना के क्या लिखना है, इम्पोर्टेंट है, ग्रेटर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द ग्रेटर इज़ द डिज़ोल्विंग पावर ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मान लो ये रहा है, दो सिस्टम है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे हमने मान लिया इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 50 है, और दोनों में बराबर अमाउंट हमने फिल करी, मतलब दोनों हम 50 ml 500 ml 500 ml हमने ले लिए हैं, ख़त्म। और दोनों हमने बराबर अमाउंट के NaCl डाले हैं, मतलब नमक डाला है, मतलब हमने 10 ग्राम इसमें डाला 10 ग्राम इसमें डाला है। तो आखिरकार डिज़ोल्विंग किस में ज़्यादा होगी, तो वो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा उसमें डिज़ोल्विंग ज़्यादा होती है। इतना समझ गए हो। अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो आखिरकार मैं बता दिया हूँ किसी भी सॉल्यूशन में जाके इलेक्ट्रोलाइट कैसे ब्रेक होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रो। अब हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जितने भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट हैं, चाहे एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट हो, एसिड बेस या सॉल्ट, उनको हमने दो ही चीज़ में कैटेगराइज किया है, एक स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे दिमाग में सेट करो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। और जैसे अगर हम बोलें वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड, वीक बेस, इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसे बोलते हैं। तो अब स्टार बनाओ और लिखो क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखते हैं। फिर अभी मतलब बेसिकली हमने एसिड बेस सॉल्ट कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा बेसिकली, अभी अपन अपना स्टेज सजा रहे हैं, उसके बाद अपने प्रवचन होंगे। तो प्रवचन स्टार्ट होने से पहले या फिर प्रवचन जब आए तो उससे पहले शेयर कर दो, सबके साथ शेयर करो ताकि लाभ सबको मिले। तो हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो चलो लिखना स्टार्ट करो। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखो, द सब्सटेंस विच आयोनाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होती हैं जिसे अगर तुम किसी में मतलब किसी सॉल्यूशन में डालो तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए। आयोनाइज मतलब कि सारे आयंस में ब्रेक हो जाएं। यहाँ मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल लिख लो फिर हम पूरे डिटेल में समझाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे HCl, HNO3,
NaCl देखो नमक होता है और एसेक्ट्रा। तो मैं तुम्हें पूरा समझाता हूँ, देखो सुनो। तो जैसे मान लो हमने ये सिंपल सा पानी से समझ रहे हैं तो पानी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हमने ये वाटर है, इसमें हमने ऐसे देखो थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करना। हमने 100 क्या लिए, 100 हमने लिए HCl के HCl लिए, जैसे 100 HCl, ऐसे एक HCl ऐसा रहा, एक HCl ऐसा रहा। हमने ऐसे 100 लिए और इसे हमने ऐसे पानी में डाल दिया। जैसे ही हमने पानी में डाला तो 100 के 100 ही ब्रेक हो गए। इसका मतलब ये है कि हमने इसमें डाले 100 तो कम से कम 95 से लेकर 100% तक ये कम्प्लीटली, मतलब बिल्कुल 100%, मतलब लगभग 100 के पास बिल्कुल साइड आयोनाइज होगा, मतलब 98 आयोनाइज हो गए, मतलब 100 भी मान सकते हो, मतलब कम्प्लीटली आयोनाइज। इसका मतलब है कि 100 ही H+ मिल गए अपन को, और 100 ही अपन को Cl- मिल गया है। देखो सुनो, अभी बाद में जाएंगे लॉजिकली समझाएंगे, उधर इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे, एसिड बेस सॉल्ट, वहाँ वैसे नहीं समझाएंगे, यहाँ समझने के लिए है। ये कहे हमने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब लिख लो वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो बेटा, हर चीज़ के समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैं 2 चीज़ों से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर जिसने 3 इडियट देखी हो ना, तो मशीन जो होती है ना, 2 डेफिनेशन होती हैं, एक अपने माइंड में होती है और एक बुक में होती है। माइंड वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है देन बुक के कंपैरिजन में, क्योंकि इम्पोर्टेंट वही है जो अपने दिमाग में है, बाकी सब बर्बाद है, बाकी अपना कुछ भी काम का नहीं है, उसमें मतलब भी नहीं है। तो माइंड में अपन को क्या सेट करना है वो मुझे पता है, क्या करेगा तुम्हारे माइंड में कैसे क्या टॉपिक आसान बनाना है। और बुक वाली तो मैं नोट्स बनवा के लिखवाई जाता हूँ, बुक्स की कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन दिमाग में कैसे सेट करना वो हम बताएंगे। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिखो डेफिनेशन, तो ये रही सिंपल सी डेफिनेशन है, लिख लो है। देखो सुनो, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे समझो दोबारा वही सॉल्यूशन है, वही पानी है, और इसका एग्जाम्पल लिख लो। देखो CH3COOH, इसका नाम सुन के घबरा नहीं, अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे बेहतरीन पढ़ेंगे, इतनी बेहतरीन पढ़ेंगे तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। NH4OH और SCN एक्सेट्रा बहुत कुछ है। देखो अभी तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें टेंशन उस टॉपिक में लेना जो हमसे पढ़ चुके हो और फिर भी समझ में नहीं आ रहा, उसमें टेंशन लेनी है, बाकी टेंशन नहीं लेनी है। ये पानी रहा है, इसमें तुमने लिया CH3COOH, तुमने CH3COOH के 100 मॉलिक्यूल्स लिए। इसमें जब तुमने डाला तो उसमें से मुश्किल से 20 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए, मतलब 20 मॉलिक्यूल्स टूटे, बाकी सब इसी में रह गए। इसका मतलब है कि इसमें क्या क्या रह गए, हमने मान लो तुम्हारे पास जैसे देखो इधर ब्रेक होगा ना तो ऐसा, और इसमें होगा, अभी नहीं परेशान नहीं होना, सब समझाएंगे। मतलब 20 तुम्हारे पास H+ मिले, और 20 ही तुम्हारे पास CH3COO- मिले। इसका मतलब है कि 80 इसमें लेफ्ट रह गए हैं, मतलब 80 तो डिसोसिएट मतलब आयनाइज हुए ही नहीं। इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा एग्जाम में ना लिखा नहीं, टीचर काट के 20 ही नंबर देगा 100 में से तो वो ही समझाने, मतलब थोड़ा लॉजिकली समझने वाली है। इतनी डेफिनेशन लिखो, इतना एग्जाम्पल लिखो, टीचर खुश हो जाएगा, लेकिन अपन को दिमाग में सेट ऐसे करना है। तो आखिरकार समझ में इतना आ गया होगा। अब आगे आगे बढ़ेंगे, एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाएंगे, बहुत ही बेहतरीन समझाएंगे। लोग एक जगह कंफ्यूज होते हैं, डिसोसिएशन, क्योंकि तुम लोग भी अगर कई किताबें पढ़ोगे तो मिल जाएगा क्या डिसोसिएशन का डिफरेंस क्या होता है और क्या ना आयोनाइजेशन का डिफरेंस क्या है, तो मैं बता देता हूँ। डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन। देखो सबसे पहले समझते हैं आखिरकार डिसोसिएशन किसे कहते हैं। देखो जब भी तुम्हारे दिमाग में डिसोसिएशन आए तो NaCl सोच लेना, और जब भी तुम्हारे दिमाग में आयोनाइजेशन पूछा जाए तो HCl सोचना। देखो इसका मतलब है कि सॉलिड जब फॉर्म में है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, तब भी इसके अंदर आयंस प्रेजेंट हैं। क्या है, आयंस प्रेजेंट हैं। जब ये सॉलिड फॉर्म में हम हैं तब इसमें
नॉट आयंस, इसमें आयंस नहीं है, याद रखना। जब ये सॉल्यूशन में मिलाया गया तब ये आयंस में ब्रेक हुआ, जब ये सॉल्यूशन में मिलाया गया तब भी आयंस उसी समय बने, उसी समय ये ब्रेक हुआ। मतलब सॉल्यूशन में, जब सॉल्यूशन में ये आयंस में है और सॉलिड में ये आयंस में नहीं है। इसका मतलब डिसोसिएशन जो तुम्हें देखने को मिलेगा, मिलेगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में। और आयोनाइजेशन तुम्हें सुनने में मिलेगा, आयोनाइजेशन तुम्हें सुनने में मिलेगा, वो मिलेगा कोवैलेंट बॉन्ड में। तो इतना बेसिक सी डिफरेंस है और मैं समझाने वाली बात थी, और ये इतना एग्जाम्पल बता दिया है। और बेसिकली इन दोनों को एक सा ही यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ होते हैं विदाउट किसी डिफरेंस के। मतलब बेसिकली चाहे आयोनाइजेशन बोलो चाहे डिसोसिएशन बोलो, सबका मतलब लोग एक ही समझते हैं। अब जितनी कहानी सबके लिए पढ़ रखी है, अब वही टॉपिक हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आखिरकार आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो, हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट में बात कर रहे थे कहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा था कि कुछ ही लोग आयोनाइज हो रहे थे और बाकी लोग अनआयोनाइज थे। आयोनाइज मतलब कि कंपाउंड में, या फिर मतलब सिंपल से मॉलिक्यूल्स फॉर्म में ही रह गए हैं। तो बेसिकली अब हमें इसी से रिलेटेड आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है। तो दिमाग में तो सबसे पहले आ रहा होगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब कि आयन से रिलेटेड कुछ इक्विलिब्रियम हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार बना के इसकी डेफिनेशन लिखो। सबसे आसान, सबसे सस्ती वाली डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम विच इज एस्टेब्लिश बिटवीन द आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड। अनआयोनाइज्ड मतलब कि मॉलिक्यूल्स, मतलब जो तुमने मॉलिक्यूल्स मिक्स कर रहे हो वो, या फिर मतलब कंपाउंड जो ले रहे हो, और एंड द आयंस मतलब जो आयंस में आ चुके हैं। जैसे देखो हमने अभी लिया था ना कि CH3 COH मिलाया था, तो कुछ तो COCH3 CO माइनस और H प्लस में टूटे, तो कुछ ऐसे सिंपल से रह गए थे। तो इसको थोड़ा हम समझते हैं, तब बेहतरीन समझ में आएगा। तो साथ साथ में लिखते जाना। देखो CH3 COH, इसमें इसको वाटर में लाओगे, इक्विलिब्रियम में स्टेब्लिश हो जाएगा। तो देखो जो HCO प्लस है ना, तो इसको अभी बेसिकली यहाँ इतना लिखो, बाद में हम सब कुछ समझेंगे, क्योंकि वो बेसिकली H2O से मिक्स करके H प्लस A बन जाता है। तो अभी इतना परेशान नहीं होना है। मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम पता क्या है, ये रिएक्शन, यहाँ आयंस हैं और ये अनआयोनाइज्ड है। मतलब जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा ना, तो कुछ ऐसा होगा, अनआयोनाइज्ड आयोनाइज्ड में जाएंगे, अनआयोनाइज्ड आयंस अनआयोनाइज्ड में जाएंगे, आयंस में जाएंगे, ये इनका चलता रहेगा। इन दोनों की अमाउंट में कुछ भी तुम्हें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि ऐसा, मतलब पूरा रिएक्शन चलता रहेगा। जैसे सिंपल से तुम्हें भी दूसरे रिएक्शंस में देख रहे थे, मतलब इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में जब एस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसी टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। जब अनआयोनाइज्ड एंड आयंस के फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, तो उस टाइप्स के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मेरा काम पसंद आया, पढ़ने में मज़ा आया, तो कम से कम अपने 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि जो शायद टॉपिक आपके लिए यूज़फुल ना हो, शायद किसी फ्रेंड के लिए यूज़फुल हो और एग्ज़ाम में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, उसकी हेल्प करो। देखो आखिरकार तुम्हारा जो कंपटीशन है ऑल ओवर इंडिया से है, नेशनल लेवल पे है। क्लास में कंपटीशन ना करो तो बेहतर है, क्योंकि क्लास में लड़ते रहोगे प्रोग्रेस कभी नहीं होगी, और जब तुम ऑल इंडिया की सोचोगे तब ग्रो ज़्यादा करोगे। तो चलो शेयर करते रहो। बाय बाय।